पूरे साल में बड़ी मुश्किल से कोई एक ऐसा दिन आता होगा जब भारत पाकिस्तान को लेकर कोई खबर ना बनती हो। आए दिन बॉर्डर पर टेंशन की खबरें आती हैं। पाकिस्तान और हमारे देश के बीच में 3 बड़े युद्ध हो चुके हैं। अखबार से लेकर टीवी तक हर जगह यह मनमुटाव दिखता है और इस मनमुटाव के बीच में आती है एक लाइन, वो लाइन जो कि दोनों देशों को बांटती है। मैं पर अभी आप जो लाइन देख रहे हैं, मैं उसी लाइन की बात कर रहा हूं। भारत पाकिस्तान को आपस में बांटने वाली ये लाइन रेड क्लिफ लाइन कहलाती है। आज हम इंडिया और पाकिस्तान के बंटवारे से जुड़ी इसी रेड क्लिफ लाइन के बारे में जानेंगे। आखिर क्या है ये लाइन और क्यों दोनों देशों के लिए ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्या है इस लाइन की पूरी कहानी। जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, रेड क्लिफ लाइन की कहानी स्टार्ट होती है साल 1947 से। यह लाइन दो देशों के बीच विश्व के सबसे बड़े बंटवारे के लिए खींची गई एक रेखा है। कुल 3310 किलोमीटर लंबी यह लाइन देश की आज़ादी के दिन 15 अगस्त 1947 को खींच दी गई थी, लेकिन इसे आज़ादी के 2 दिन बाद 17 अगस्त 1947 के दिन दोनों देशों के नक्शे के साथ पेश किया गया। अगर आप रेड क्लिफ लाइन को देखोगे तो ये लाइन गुजरात में सबसे लंबी है। यहाँ 1070 किलोमीटर का एरिया ये लाइन कवर करती है। वहीं नॉर्थ में पंजाब में ये लाइन 514 किलोमीटर लंबी है, जहाँ से सबसे छोटी लाइन गुजरती है। इसका नाम रेड क्लिफ इसलिए पड़ा क्योंकि इस लाइन को बनाने का जिम्मा जिस अंग्रेज ऑफिसर को दिया गया था, उसका नाम था सर सिरिल रेडक्लिफ। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि सर सिरिल रेडक्लिफ को भले ही ये जिम्मेदारी दी गई, लेकिन वो कभी भी इससे पहले भारत नहीं आए थे। तो अब सवाल आता है कि बिना अपने देश को जाने उन्होंने ये काम किया कैसे, और अंग्रेजों ने उन्हें आखिर चुना क्यों। 30 मार्च 1899 को जन्मे रेडक्लिफ ब्रिटेन के वेल्स में रहने वाले सेना के कप्तान के बेटे थे। वो हेलीबरी कॉलेज से पढ़े थे और आगे चलकर उन्होंने ऑक्सफोर्ड में वकालत की पढ़ाई की और एक प्रसिद्ध वकील बने। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान वो सूचना मंत्रालय में आए और साल 1941 में उसके डायरेक्टर जनरल भी रहे। जब देश का बंटवारा हो रहा था तो अंग्रेज ऑफिसर इस बात को अच्छे से जानते थे कि बंटवारे की रेखा भविष्य में भी अंग्रेजों पर सवाल उठाएगी। ऐसे में एक शख्स का इस काम में होना बहुत जरूरी था जो कि निष्पक्ष दिखे। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट की नजर पड़ी सूचना मंत्रालय के डायरेक्टर जनरल रेडक्लिफ पर। रेडक्लिफ को तब भारत से कोई लेना देना था नहीं, ना ही उन्हें कोई खास जानकारी थी भारत के बारे में। एलन कैम्पबेल जॉनसन, जो कि लॉर्ड माउंटबेटन के प्रेस अटैची थे, उन्होंने अपनी किताब मिशन विद माउंटबेटन में लिखा है कि रेडक्लिफ इसलिए सही आदमी थे क्योंकि उन्हें भारत की पॉलिटिक्स और भारत के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। इस तरह वो बिना किसी पूर्वाग्रह या प्रेजुडिस के निष्पक्ष होकर बंटवारे का काम कर सकते थे। इस तरह रेडक्लिफ को इस इंपॉर्टेंट काम के लिए 8 जुलाई 1947 के दिन भारत बुलाया गया। यहाँ पर एक सीमा आयोग बनाया गया। रेडक्लिफ इसके हेड थे। उनके साथ ही भारत के 2 और पाकिस्तान के 2 प्रतिनिधि थे, जिन्हें आपस में बैठकर सहमति के साथ विभाजन के मुद्दे को शांतिपूर्वक सुलझाना था। भारत से मेहरचंद महाजन और तेजा सिंह, पाकिस्तान से दीन मोहम्मद और मोहम्मद मुनीर इस आयोग के मेंबर थे। इन्हें एक जज के बराबर की ताकत देकर यह जिम्मेदारी दी गई थी। उनकी ड्यूटी थी कि वो भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर को इस तरह से खींचे कि भारत के ज्यादातर हिस्सों में सिख और हिंदू आबादी आए, और वहीं पाकिस्तान को वो हिस्से मिल जाए जहां की आबादी मुसलमानों की हो, बहुसंख्यक। दोस्तों, 8 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक का टाइम बहुत कम था इस बंटवारे को अंजाम देने के लिए। इस कम टाइम में दोनों देशों का फैसला करना था। करीब 3200 किलोमीटर की लाइन खींची जानी थी और इस बात का ध्यान रखना था कि किसी के साथ अन्याय न हो। सीनियर जर्नलिस्ट कुलदीप नैयर से लंदन में अपनी मुलाकात के दौरान रेडक्लिफ ने उन्हें बताया था कि उन्हें लाइन खींचने के लिए बहुत कम टाइम मिला था और उस वक्त उन्होंने बस एक बार हवाई जहाज के जरिए दौरा किया था इंडिया का। यहाँ तक कि उनके पास जिलों के नक्शे भी नहीं थे। इसलिए विभाजन के टाइम पर ज्यादातर जगहों पर यह तय किया गया कि जिन हिस्सों में ज्यादा मुस्लिम रहते हैं उस हिस्से को पाकिस्तान को दे दिया जाए, और जिस हिस्से में हिंदू आबादी ज्यादा है वो हिंदुस्तान का हिस्सा हो जाए। हालांकि कुछ ऐसी जगहें भी थी जहां पर दूसरे फैक्टर्स को भी ध्यान में रखा गया। इसका एक एग्जाम्पल था लाहौर, जिस पर मैंने एक वीडियो बनाया है। इसे आप यहां पर जाकर देख सकते हैं और डिटेल में इस स्टोरी को आप समझ सकते हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी मोहम्मद अली ने अपनी किताब ज़हूर पाकिस्तान में लिखा है कि सीमाओं के मामले में बहुत सी कठिनाइयों और दंगों की संभावना थी। किसी और बात से इतने दंगे नहीं हुए थे और भावनाएं आहत नहीं हुई थी जितनी पंजाब और बंगाल के विभाजन से हुए थे। चौधरी मोहम्मद अली ये भी लिखते हैं इस किताब में कि पंजाब के संबंध में रेडक्लिफ अवार्ड ने जो फैसला किया उसमें कई मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनाया गया।
इनमें फिरोजपुर के अलावा गुरदासपुर जिले की तहसील गुरदासपुर, बटाला और पठानकोट भारत में चले गए। इसी तरह अमृतसर जिले की मुस्लिम बहुल तहसील अजनाला भी पाकिस्तान को नहीं मिली, वो भारत के साथ रह गई। रेडक्लिफ ने अपना काम निपटाकर दोस्तों 9 अगस्त 1947 को नक्शे दे दिए थे, लेकिन इसका औपचारिक ऐलान या ऑफिशियल ऐलान पाकिस्तान की आज़ादी के 3 और भारत की आज़ादी के 2 दिन बाद यानी 17 अगस्त 1947 को हुआ। लेकिन बेहद कम टाइम में खींची गई इस लाइन में कमियां रह गई थी। इसी कमी का रिजल्ट हुआ कि विभाजन के वक्त बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, जिसमें दोनों तरफ के लोगों की मौत हुई। लाखों लोग बेघर हो गए, जिनको घर दिलाना मुश्किल हो गया। इस बात का रेडक्लिफ को इतना अफसोस हुआ कि उन्होंने फिर कभी भारत की ओर नहीं देखा। जब कुलदीप नैयर ने उनसे मुलाकात की तब कुलदीप नैयर ने कहा था कि रेडक्लिफ की बातचीत से ऐसा लगा कि वो बहुत सेंसिटिव इंसान थे और बातों के दौरान ये साफ झलक रहा था कि वो इस बंटवारे से खुश नहीं थे। वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के आवाम को बस अच्छे से खुशी खुशी बांटना चाहते थे, लेकिन उनकी ये मंशा पूरी नहीं हो सकी। उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया था कि अगर उन्हें कम से कम 6 महीने का टाइम मिल जाता तो शायद अपने काम को और भी ढंग से कर पाते। वैसे उन्होंने अपने इस काम के लिए 1 भी रुपया चार्ज नहीं किया था। तो दोस्तों ये थी कहानी भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की। 1 अप्रैल 1977 को सर रेडक्लिफ की 78 साल की उम्र में मौत हो गई थी, लेकिन फिर भी दुनिया 2 देशों के सबसे बड़े बंटवारे को उनके नाम से आज भी याद करती है, क्योंकि वो जो लाइन है उस लाइन का नाम आज भी रेडक्लिफ लाइन है। तो दोस्तों ये थी कहानी रेडक्लिफ लाइन की और भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय आने वाली दिक्कतों की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।